दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश वर्णवाल विश्व के इतिहास में अध्याय 58 को, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान के बारे में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये तीनों राज्य जो राष्ट्र हैं काफ़ी प्रभावशाली बनकर उभरते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में इनका निर्माण होता है इनके सरकारों द्वारा, और ये क्या कहते हैं, एक तरह से साम्राज्यवादी नीतियों को अपना लेते हैं। कौन दोनों? अमेरिका और जापान। लेकिन रूस जो है वो समाजवादी क्या कहते हैं, अपनाता है समाजवाद को। तो इसी को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान, ये तीनों दो विश्व युद्ध के बीच प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये तीनों कुछ समय तक एक दूसरे के मित्र रह चुके थे। युद्ध के बाद रूस को तो बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने शांति संधियों के मसौदे तैयार करने में और इस तरह युद्धोत्तर दुनिया की रचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली था आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी। आगे देखिए कि यह विश्व की सबसे प्रभुत्वशाली आर्थिक शक्ति बन गया था, क्योंकि जितने भी व्यापार यूरोप के होते थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से ही होते थे। आगे देखिए, रूस जो बाद में सोवियत संघ की स्थापना होने पर उसका हिस्सा बना था, युद्ध क्रांति, गृह युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप के दौर में यूरोप के सर्वाधिक छत विच्छद देशों के रूप में सामने आया था। 1930 के दशक के अंत तक रूस एक प्रबल आर्थिक तथा सैनिक शक्ति का रूप लेकर उभरा था। जापान इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की प्रबलतम शक्ति के रूप में उभरा और उसमें इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। तो इस तरह हमने संक्षिप्त में देखा कि किस प्रकार से इन्होंने अपने शक्तियों का विस्तार शुरू किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान ने। आगे हम इनके बारे में अब डिटेल में देखेंगे अलग अलग करके। देखिए, पहला हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो जिस वर्साय संधि का मसौदा तैयार करने में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसको अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के 1920 के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने विल्सन की डेमोक्रेटिक पार्टी को हरा दिया। आर्थिक विकास के बावजूद आर्थिक दुर्दैन्य। अब देखेंगे किस प्रकार से आर्थिक विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी दुखद माहौल बना हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ था तो काफ़ी घटनाएं भी हुई थी। देखिए, युद्ध के दौरान यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तो भारी क्षति हुई थी, किंतु अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। कोई भी लड़ाई अमेरिका की सरजमी पर नहीं लड़ी गई और उसके नगरों और उद्योगों तथा खेत खलिहानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जो युद्ध का ही परिणाम था, सहसा रुक गया, जिससे एक गंभीर संकट उपस्थित हो गया था। आगे देखेंगे हम लोग कि लगभग 1 लाख कारोबारियों का दिवाला निकल गया और लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। परिणाम स्वरूप श्रमिक अशांति फैली और हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा और 1919 में लगभग 3500 हड़तालें हुई, जिनमें लाखों श्रमिक शामिल हुए। ये हड़तालें महीनों तक चलती रही, लेकिन इसके शीघ्र बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चली। संयुक्त राज्य में प्रौद्योगिकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार आरंभ हो गया और वह विश्व के मुख्य ऋणदाता राष्ट्र के रूप में सामने आया और यूरोप के ज़्यादातर देश उसके कर्जदार बन गए। अब देखिए किस प्रकार से आर्थिक वृद्धि हुई अमेरिका की। अमेरिका के जबरदस्त औद्योगिक विस्तार का एक प्रमाण यह है कि 1929 में उस देश में 50 लाख से ज़्यादा कारें बेची गई थी। अब देख सकते हैं किस प्रकार से क्या कहते हैं, आर्थिक दिखाया गया है कि 50 लाख से ज़्यादा कारें बेची गई थी, वो भी 1929 के दौरान। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ इस देश की आर्थिक सत्ता और भी कम हाथों में केंद्रित होती चली गई और हजारों छोटी छोटी कंपनियों को चंद बड़ी बड़ी कंपनियां निकल गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक खास विशेषता विभिन्न उद्योगपतियों के बीच की स्पर्धा थी। कहावत चल पड़ी थी कि जो बात जनरल मोटर्स के लिए अच्छी है वह पूरे अमेरिका के लिए अच्छी है। यह कंपनी कारों की प्रमुख निर्माता थी। अब देखिए 1929 का घोर संकट, ये इसको पढ़ेंगे अब हम लोग। तो देखिए 1929 के आरंभ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने घोषणा की, हमारा देश संसाधनों से परिपूर्ण है, मन को प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाली भव्य सुंदरता से संपन्न है और सुख सुविधा और अवसरों का उपयोग करती लाखों गृहस्थियों से
भरपूर है। उसने आगे कहा कि देश का भविष्य उज्जवल और आशाजनक है। और इसके कुछ ही महीनों बाद 24 अक्टूबर 1929 को एक बड़ा संकट शुरू हुआ, जिसे महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप ही समाहित था। प्रौद्योगिकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफों के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। गैर कृषक आबादी का 5 से 7% हिस्सा इस सदी के पूरे तीसरे दशक के दौरान बेरोजगार रहा। और लगभग दशक भर के अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के बावजूद अमेरिका में आधे से ज़्यादा परिवार किसी तरह गुजारा भर कर लेने लायक थे, तथा इससे भी बदतर हालत में जी रहे थे। जो माल उत्पादित किया जा रहा था उसे खरीदने की स्थिति में वे बिल्कुल नहीं थे। और अनुमान लगाया गया कि 1929 में पूरी व्यक्तिगत आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा आबादी के 5% लोगों के हाथों में चला जाता था। और ऐसे लोगों, जिन्हें किसी भी अर्थ में अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी प्रणाली का आलोचक नहीं कहा जा सकता, ठीक है, तो ऐसे लोगों ने यह स्वीकार किया कि क्रय शक्ति की बुनियादी असमान वितरण इस घोर संकट की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। मतलब कि जो अमीर वर्ग था और जो गरीब वर्ग था उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर बढ़ गया, और जो उच्च वर्ग था वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं शक्तिशाली हो गया था आर्थिक दृष्टि से। इसका कारण यही बताया जा रहा था। आगे देखिए, शेयरों की कीमतों में गिरावट आने के साथ संकट शुरू हुआ। कीमतें गिरने से लोग घबराहट में अपने अपने शेयर बेचने के लिए दौड़ पड़े। इससे शेयरों की कीमत में और भी कमी आ गई और फलतः शेयर बाजार बिल्कुल धराशायी हो गया। इसके बाद बैंकों का दिवाला निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। और 1929 और 1932 के बीच 5700 का दिवाला निकल गया। और 3500 बैंकों ने अपने अपने कारोबार समेट लिए। उद्योगों को बैंकों से कर्ज नहीं मिल सकते थे, और जो माल वे तैयार करते थे वे बिक नहीं पाता था। आगे देखिए, फलतः उद्योग बंद होने लगे और इससे और भी लोग बेरोजगार हो गए और चीज़ों की मांग में और भी कमी आ गई, और जिससे परिणाम स्वरूप और भी कल कारखाने बंद हो गए थे। 1929 में बेरोजगारों की संख्या 15 लाख थी, और जो 1930 तक 50 लाख पर, और 1931 में 90 लाख, और 1932 में 1 करोड़ 30 लाख पर पहुंच चुकी थी। 1932 में संयुक्त राज्य के कुल श्रम बल का 25% से अधिक बेकार था, और कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट आई। लाखों किसानों की जमीन उनके हाथों से निकल गई और वे निराश्रय हो गए। अब देखिए, नस्ली भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर जो भेदभाव होते थे वो भी वहाँ काफ़ी देखा गया। देखिए, 1930 का दशक अमेरिकी जनता के लिए एक भयावह काल था। सबसे बुरी हालात काले लोगों की थी। उनमें 2 लाख से अधिक सैनिक थे, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के मोर्चों पर भेजा गया था। आगे देखिए, गोरों की भीड़ द्वारा कालों की हत्या की वारदातें बढ़ गई थी, और यहाँ तक कि लड़ाई से लौटे काले लोगों को भी अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। नस्ली अलगाव और भेदभाव पूरे देश में फैल गया था, और यह दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया था। देश के कई हिस्सों में गोरों के कू क्लक्स क्लान जैसे आतंकवादी गिरोह सक्रिय हो गए थे, और महामंदी के दौर में अमेरिका के काले लोगों की स्थिति और भी खराब हो गई। गोरों की मांग थी कि जब तक हर एक गोरे को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी रोजगार कालों को न दिया जाए। 1930 का दशक अमेरिकी समाज में आमूल परिवर्तनवाद का भी काल था। इस कालावधि में वहाँ एक प्रबल श्रमिक आंदोलन भी उभरने लगा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी का गठन पहले ही हो चुका था, और इस अवधि में उसकी भी शक्ति बढ़ी, और उसने काले और गोरे श्रमिकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काले लोगों ने भी नस्लवाद से लड़ने के लिए स्वयं को संगठित किया, और इस काल में 2 सरासर अन्यायपूर्ण मुकदमों ने संयुक्त राज्य को हिलाकर रख दिया था। इनमें से एक मुकदमा था सैको और बेजेंती नामक 2 इतालवी अप्रवासियों का, जिन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ जुटाए गए सबूत आमतौर पर संदेह की नज़र में देखे गए, और दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया। अमेरिका तथा दुनिया के अन्य भागों में आमतौर पर यह माना गया कि ये दोनों निर्दोष थे, और उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया था, ताकि इस भय को बढ़ावा दिया जा सके कि संयुक्त राज्य को तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की ओर से क्रांति का खतरा है। देखिए, दूसरा मुकदमा स्कॉट सबरो मुकदमे के नाम से जाना जाता है, और यह वस्तुतः नस्लवाद का मामला था। 1931 में 2 गोरी वेश्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 9 काले लड़कों पर मुकदमा चलाया गया। जूरी के सभी सदस्य गोरे थे, और उन्होंने 9 में से 8 को मृत्युदंड दे दिया था। इन लड़कों को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छिड़ गया,
जिससे विश्व जमानत का भी समर्थन प्राप्त था। आगे देखिए नई नीति से अब क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि 1929 की महामंदी जिसकी शुरुआत तो अमेरिका से हुई, लेकिन अंत में इससे यूरोप के सभी देश प्रभावित हुए और उसका कमोबेश असर दुनिया के प्रत्येक देश पर पड़ा। अमेरिका में आर्थिक संकट के कुछ गंभीरतम परिणामों का निवारण 1933 के बाद से आरंभ हो गया और यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व काल में हुआ, जो सर्वप्रथम 1932 में इस पद के लिए निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार 3 बार चुने गए थे। उन्होंने सुधार का जो कार्यक्रम आरंभ किया उसे न्यू डील अर्थात नई नीति कहते थे। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे शुरू हुआ और इस महामंदी का दौर को किसी तरह खत्म करने का प्रयास किया गया। आगे देखिए, अब देखेंगे सोवियत संघ के बारे में, किस प्रकार उसने अपने आपको आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से जो उसकी सैनिक बल था उसको मजबूत किया, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रों के शोषण की समाप्ति का ऐलान किया गया था। सभी जातियों के आत्मनिर्णय, समानता तथा संप्रभुता के अधिकारों की घोषणा की गई और जारशाही द्वारा की गई सभी गुप्त संधियों को रद्द कर दिया गया और पूर्व के देशों पर जारी औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान दिया गया। 1918 में रूस को रूसी सोवियत समाजवादी गणसंघ, रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक घोषित किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते होते बोल्शेविकों ने भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के प्रायः सभी प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सिर्फ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड, जो कि अब स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, उससे बाहर रह गए थे। आगे देखिए, पोलैंड भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था और इस बीच गृह युद्ध भड़क उठा और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप आरंभ हो गया। अंततः 1920 के गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हो गए। अब देखिए, युद्ध, साम्यवाद और नवीन आर्थिक नीति से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध तथा उक्त क्रांति के बाद छिड़े गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पूर्णतः क्षत विक्षत हो गई थी। इसके तत्काल बाद वहां अकाल पड़ा और इन सब कारणों से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1921 में औद्योगिक उत्पादन 1914 के पहले के मुकाबले केवल 13% हुआ और पूर्व विध्वंस से बचने के लिए सोवियत सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए थे। भूस्वामियों से उनके बड़े बड़े खेत खलिहानों को छीनकर किसानों में बांट दिया गया और किसान जो भी कुछ पैदा करते थे उसमें से उन्हें कुछ अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सकने लायक पैदावार अपने पास रखकर बाकी सब सरकार को देना पड़ता था। इस अन्न से आबादी का बाकी हिस्सा अपना पेट भरता था। तो देख सकते हैं किसानों की स्थिति जो थी वो पूरे विश्व में एक समान थी, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो रशिया और चाहे तमाम विश्व के जितने भी देश हो, वहाँ किसानों की स्थिति एक जैसी थी। आगे देखिए, लगभग किसी भी वस्तु को न खरीद हो सकती थी और न बिक्री। उद्योगों से जो उत्पादन होता था वह श्रमिकों और अन्य लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता था। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप जिस प्रणाली का जन्म हुआ वह युद्ध साम्यवाद के रूप से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखिए, 1921 में नवीन आर्थिक नीति नामक एक नई नीति अपनाई गई और युद्ध साम्यवाद के तहत उठाए गए कदम वापस ले लिए गए। अगला देखिए, किसानों के उत्पादन पर उनका नियंत्रण पुनः स्थापित कर दिया गया। वेतन नकद दिया जाने लगा और वस्तुओं का व्यापार फिर से शुरू हो गया। कुछ उद्योगों में प्रबंध की गैर सरकारी व्यवस्था आरंभ की गई और बहुत से छोटे उद्योगों को खानी के हाथों में रहने दिया गया। आगे देखिए, बहुत बड़ी संख्या में सहकारी समितियों की स्थापना की गई और 1921 में देश के एक बड़े भाग में फसलें बहुत खराब हो गई, जिससे व्यापक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। पीड़ितों को राहत पहुंचाने का देशव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया गया। अब देखिए, औद्योगिक विकास और सामूहिकरण की शुरुआत होती है। तो देखिए, नवीन आर्थिक नीति 1928 तक लागू रही, जिसके बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास में तेजी लाने का प्रयत्न किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1929 में आरंभ की गई और दूसरी 1934 में। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब तक सोवियत संघ जो 1924 में स्थापित हुआ और सोवियत रूस जिसका हिस्सा बन गया, ठीक है, एक प्रबल औद्योगिकृत और सैन्य शक्ति के रूप में बन चुका था। अब तक कोई भी अन्य देश अपना औद्योगिकरण इतनी तेजी से नहीं कर पाया था जितनी तेजी से सोवियत संघ ने किया था। यह सफलता उसने अपने ही आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके पूर्ण रूप से राज्य की देखरेख तथा स्वामित्व से प्राप्त की थी
और नवीन आर्थिक नीति के दौर में जो निजी उद्यम थे उनको राज्य ने अपने हाथों में ले लिया और उद्योग तथा व्यापार पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण को पूरी तरह खात्मा कर दिया गया। सोवियत संघ विश्वव्यापी महामंदी के प्रभाव से बचा रहने वाला दुनिया का एकमात्र देश था। आगे देखिए, बड़े बड़े राजकीय फार्मों की स्थापना की गई, बाकी फार्मों का सामूहिकरण कर दिया गया। किसानों की अलग अलग जोतों को मिलाकर सामूहिक फार्म बना दिया गया और जिन्हें कोलखोज कहा जाता था। आगे देखिए, 1930 के दशक के अंत तक लगभग सारी जमीन सामूहिक फार्मों के अधीन लाई जा चुकी थी और किसान उन फार्मों पर सामूहिक रूप से काम करते थे। वह जमीन के किसी टुकड़े पर उनकी कोई मिल्कियत नहीं थी। संपन्न किसानों के वर्ग को मिटा दिया गया और ऐसा माना जाता था कि सामूहिकरण की प्रक्रिया की इस अवधि में लाखों किसान मारे गए थे। आगे देखिए, सोवियत की समाजवादी गणतंत्र संघ, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की स्थापना। देखिए, 1924 में घोषित एक नए संविधान के अनुसार रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्कमेन, यूक्रेन, अजरबैजान, काकेकस आदि सभी गणतंत्र एक संघ के अधीन लाए गए। इसका नाम था सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, 1936 में जब एक अन्य संविधान लागू किया गया, तब तक सोवियत संघ में 11 गणतंत्र शामिल हो चुके थे। इन गणतंत्रों का गठन राष्ट्रीयता तथा सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांतों के आधार पर किया गया था और संविधान के अनुसार उन्हें सोवियत संघ से अलग होने का भी अधिकार था। इस संविधान से भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भाषा और संस्कृति को प्रश्रय देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब देखिए, एक दलीय शासन से तानाशाही की ओर देखिए, अब इसको देखेंगे इस टॉपिक को। बोल्शेविक दल, जो बाद में सोवियत संघ के साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, और उसने जो है देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस दल के अंदर भी धीरे धीरे समस्त लोकतंत्र का खात्मा होता गया। बोल्शेविक दल का विकास जार की तानाशाही के समय हुआ था और तात्कालीन व्यवस्था को क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए एक प्रगतिशील दल के रूप में उसकी खास किस्म की कार्य पद्धति बन गई थी, जिसके तहत दल के अंदर बहसें और विवाद हो सकते थे और कभी कभी वे काफ़ी उग्र रूप भी धारण कर सकते थे। लेकिन एक बार बहुमत से कोई फैसला हो जाने पर उसके सदस्य उस पर अमल करने को बाध्य होते थे। जब तक रूसी क्रांति का सबसे बड़ा नेता लेनिन जीवित रहा, दल की कार्य पद्धति कायम रही, ठीक है, यह कार्य पद्धति जो थी कायम रही। लेकिन 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद दल के अंदर सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष छिड़ गया था। दल के अंदर पहला बड़ा संघर्ष स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बीच हुआ और स्टालिन दल का महासचिव जनरल सेक्रेटरी बन गया था। तो लेनिन की मृत्यु जो है, लेनिन जब तक थे उन्होंने अच्छा नेतृत्व किया, लेकिन उनके बाद जो है सत्ता की लड़ाई शुरू हुई और स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बीच में शुरू हुआ था संघर्ष और स्टालिन जो है दल के महासचिव जनरल सेक्रेटरी के रूप में स्थापित होते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग कि क्रांति के दौरान बाद में विदेश मंत्री तथा युद्ध मंत्री के रूप में ट्रॉट्स्की की भूमिका को सिवाय लेनिन के और किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। 1927 में इस संघर्ष में स्टालिन की जीत हुई और ट्रॉट्स्की को दल से और बाद में 1929 में देश से ही निकाल दिया गया। 1940 में स्टालिन ने ट्रॉट्स्की को मेक्सिको में मरवा डाला, जहां वह पिछले कुछ वर्षों से रह रहा था। 1940 में स्टालिन ने मेक्सिको में, जहां ट्रॉट्स्की पिछले कुछ वर्षों से रह रहा था, वहां पर उसको मरवा दी। गलती से यहाँ पे 2 बार छाप दिया गया है एक ही बात को, ठीक है। आगे देखिए, अलग अलग मामलों में स्टालिन की नीतियों से असहमति प्रकट करने वाले दल के 2 अन्य नेताओं जिनोवीव और बुखारिन को भी खत्म कर दिया गया। जो देश एक नए प्रकार के समाज और एक श्रेष्ठ सभ्यता की रचना करने का दावा कर रहा था, उसी देश में 1930 वाले दशक में धीरे धीरे एक व्यक्ति की तानाशाही कायम हो गई थी। सारी सत्ता स्टालिन के हाथों में सिमट आई और उसे हर ज्ञान का स्रोत माना जाने लगा। उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी और कुछ समाजवादी चिंतकों नेताओं के लेखन में सर्वहारा की तानाशाही को समाजवादी समाज की रचना के चरण के रूप में चित्रित किया गया था। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था ने वास्तव में जो स्वरूप धारण किया, उसका मतलब सत्ताधारी दल की तानाशाही थी और चूंकि उस दल पर स्टालिन का वर्चस्व था, इसलिए प्रकारांतर से उसका अर्थ स्टालिन का अधिनायक तत्व था। मतलब कि सारी सत्ता जो है, सारी जो पावर है, वो स्टालिन के हाथों में जा चुकी थी। आगे देखिए, 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में समाजवाद की रचना में गंभीर विकृतियां पैदा हो गई और 1934 में लेनिनग्राड, ठीक है, अब जो सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से है, कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किरोव की हत्या कर दी गई और इस सिलसिले ने शीघ्र ही व्यापक रूप धारण कर लिया और बृहद सफाई अभियान द ग्रेट पर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। देखिए,
जिस तरह से हम जानते हैं कि रशिया में सोशलिस्ट समाजवाद का वहाँ और साम्यवाद का जो गठन हुआ था, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे विकृति आ गई। लोगों समाजवाद का उतना अच्छा से वहाँ पे क्या कहते हैं स्थापित नहीं हुआ, और बाद में जो है स्टालिन जो है एक तरह से तानाशाही के रूप में उभर कर आता है। बहुत दिन तक तो नहीं रह पाया। चलिए आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे जापान के बारे में। अभी तक हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है जापान के प्रगतिशील को पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहले इसका पढ़ेंगे विस्तारवादी नीति को। कुछ काल तक चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक उपायों के सहारे जापान अपने प्रभुत्व को शांतिपूर्ण ढंग से फैलाने की नीति पर चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान की पहली बड़ी आक्रामक कार्रवाइयों में से एक यह थी कि 1931 में उसके चीन पर एक भारी आक्रमण किया था। 1938 में जापान ने जर्मनी के साथ कोमर्टन के खिलाफ एक संधि की। कहाँ पे? कोमर्टन के खिलाफ संधि की। आगे देखिए, उसकी महत्वाकांक्षी योजना पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी, जबकि इटली के साथ मिलकर जर्मनी बाकी की दुनिया में यही करने का मंसूबा बांध रहा था। युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का विकास का जारी रहा और वह सूती कपड़े, जिसको रेयन और कच्चे रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। कच्चे माल, मशीन तथा खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ कमजोर बना दिया था। इससे उत्पन्न कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने लोहा, इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का खूब विस्तार किया। जापान के लोग अपनी समृद्धि के लिए चीन के संसाधनों तथा सामग्री को अपने कब्जे में करना आवश्यक मानते थे। अब देखिए, राजनीतिक दमन शुरू होता है। तो जापान का औद्योगिक विस्तार श्रमिकों के घोर शोषण की बुनियाद पर हुआ था। उद्योगों और बैंकों पर जेबेत्सु नामक मालदारों के एक छोटे से गुट का नियंत्रण स्थापित हो गया, और जेबेत्सु का जापानी सरकार और राजनीतिज्ञों से आंतरिक संबंध भी था। ठीक है, तो मतलब कि मतलब जो जेबेत्सु नाम के जो वहाँ पे संगठन थे, उन्होंने सरकारों से भी काफ़ी आंतरिक संबंध थे, जिससे कि वो अपना जो व्यापार था उसको बढ़ा रहे थे। श्रमिकों की रहन सहन की अवस्था दयनीय थी, किसानों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। देश में व्यापक असंतोष और अशांति फैल गई थी। 1919 में ऊंची कीमतों को लेकर देश में चारों ओर अशांति फैल गई, और मजदूरी सामान्यतः इसी क्रम थी कि इतनी कम थी कि श्रमिक इन कीमतों पर चावल खरीद ही नहीं सकते थे, और इस अशांति को आमतौर पर चावल विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, तो कारखानों, अमीरों के घर और चावल के व्यापारियों की दुकानों पर हमले किए गए और उन्हें जला दिया गया। साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दलों का गठन हुआ, जिन्होंने श्रमिकों तथा किसानों को अत्याचारपूर्ण अर्थतंत्र के खिलाफ संगठित करने की कोशिश की थी। 1925 में खतरनाक विचारों को दबाने के लिए शांति रक्षा कानून बनाया गया था। आगे देखेंगे, इस कानून के अनुसार शासन के स्वरूप में परिवर्तन करने या निजी संपत्ति के उन्मूलन की हिमायत करने वाला कोई संगठन बनाने वाला या ऐसी किसी संगठन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी सत्ता का क्या कहते हैं विद्रोह करेगा या विरोध करेगा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। आगे देखिए, मतलब एक सीधी भाषा में बोला जाए, आगे देखिए, जापान में सैनिक फांसीवाद का उदय होता है। उसको अब देखेंगे। फांसीवाद का मतलब होता है जहाँ लोकतंत्र, समाजवाद और तमाम जो लोगों के लिए नियम होते हैं वो सब समाप्त कर देने के बाद एक तानाशाह के तरफ जो बढ़ते हैं उसको फांसीवाद कहते हैं। 1920 के दशक में जापान संसदीय शासन व्यवस्था की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा था, और 1924 में सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन स्त्री को अभी भी वंचित रखा गया था। सेना देश के राजनीतिक जीवन में प्रमुख शक्ति बनी रही, और 1920 के दशक में आरंभ से सरकार पर उसका वर्चस्व लगातार बढ़ता ही चला गया। जापानी सेना जापानी समाज की सबसे प्रबल शक्ति थी। कई गुप्त समितियां गठित की गई थी जिससे सेना के घनिष्ठ संबंध थे। वे सभी समितियां उदारवादी, शांतिवादी तथा लोकतांत्रिक विचारों पर प्रहार करती रहती थी। वे शांति, समाजवाद तथा लोकतंत्र के विचारों को विदेशी विचार बताती थी और इससे जापान को बचाए रखना चाहती थी। जापान के राष्ट्रीय तत्व के संबंध में इन समितियों को अपनी खास धारणाएं थी। सम्राट पूजा का भाव उन सभी में था, और वे इस मतलब विश्वास का प्रचार करती थी कि सम्राट के खातिर मरने का मतलब अमर हो जाना है। दो युद्धों के बीच जापानी सरकार द्वारा अपनाई गई दमन नीति के कारण साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दल बिल्कुल दरकिनार हो गए थे, और जो राजनीतिक प्रणाली जापान में उभरी उसे सैनिक फांसीवाद कहा जा सकता है। 1926 में हिरोहितो का उत्तराधिकार में जापान का सम्राट पद मिला, और 1968 में जिस सम्राट के अधीन जापान का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ
उसके शासन को मेजी अथवा प्रभुत्व शासन कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने 3 राष्ट्रों के बारे में पढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के बारे में। किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को विकासशील देशों में शामिल किया और तीव्र आर्थिक मंदी के दौर में भी ये सभी देश अपने आप को काफ़ी क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे थे। इसमें जो खासा थोड़े समय के लिए अमेरिका की जो है अर्थव्यवस्था डगमगाती है, लेकिन जो रसिया और जापान होते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक संभलती है। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये तीनों जो शक्तियाँ होती हैं उभर कर सामने आती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करो यार, तो अच्छा लगेगा। और बाकी तो कुछ नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।